वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 पार्ट 5 वीडियो जो है आपका 5वां है वास्तविक संख्या का। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला आपका है 140। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड कर देते हैं। देखिए, लास्ट में शून्य हो या सम संख्या हो वह 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब है कि 2 से विभाजित होगा। सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13, 17, 19, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करना है तो सबसे पहले छोटा से छोटा आप अभाज्य संख्या को लेंगे। देखिए सबसे छोटा है जो 2 है तो हम 2 लेते हैं। ठीक है, 2 से जो विभाजित होगा 140 तो हम 2 ले लेंगे, तो 2 से देते हैं तो देखिए कितना आता है भागफल, तो 70 आपका आ जाएगा। फिर देखिए शून्य लास्ट में तो फिर हम 2 से दे देंगे तो फिर 35 आ जाएगा। फिर हम देखिए लास्ट में 5 है, इसका मतलब कि ये 5 से विभाजित होगा तो 5 से विभाजित कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 7, और फिर 7 से विभाजित कर देने पर 1। ठीक है, ये आपका गुणनखंड जो है पूर्ण हो गया और आपका 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड जो है वह आपका प्राप्त हुआ 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। ठीक है, अब दूसरा हम देखेंगे। दूसरा जो है 156 है आपका 156। तो 156 का सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए लास्ट में सम संख्या है, इसका मतलब कि 2 से विभाजित होगा तो 2 ले लेते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7 और यहाँ से 8। फिर सम संख्या तो 2 से विभाजित होगा तो ले लेते हैं तो 3 और आपका यहाँ से 9। ठीक, फिर हम देखिए अब तो जो है वह 2 से विभाजित नहीं होगा तो हम देख ले पता करते हैं क्या 3 से विभाजित होगा, तो 3 से विभाजित होगा। उसी तरह दिख रहा है, देखिए ये एक बार चला जाएगा और यहाँ से 3 बार चला जाएगा मतलब कि 13 आ जाएगा। तो 3 से देखिए ले जाते हैं तो 1 और यहाँ से 3, 3 एकम में 3 और 3 तिरिके 9। फिर अब 13 से काट दीजिए क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है इसलिए 1 आ गया। आपका 156 का जो है वह अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13। क्लियर ना। अब हम पहला का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं जो है कि 3825। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं 3825। देखिए लास्ट में सम संख्या नहीं है या शून्य भी नहीं है तो 2 से विभाजित होगा नहीं। 3 से हम देख लेते हैं क्योंकि 2 के बाद जो छोटा से छोटा अभाज्य संख्या है वह 2 यदि नहीं हो तो 3 होगा छोटा आपका, तो हम 3 से देखते हैं। देखिए तो 3 से पता करने के लिए हमें पता करना है कि क्या यह 3 से विभाजित होगा। तो हम देखिए जो अंक है सबको हम जोड़ देंगे और जोड़ने के पश्चात जो योगफल प्राप्त है यदि वह 3 से विभाजित है तो इसका मतलब कि यह 3 से विभाजित होगा। देखिए 3 + 8 + 2 + 5 बराबर, देखिए 3 और 8 आपका हो गया 11, 11 और 2 13, 13 और 5 आपका हो गया 18, और 18 जो है आपका 3 से विभाजित है। इसका अर्थ है कि यह 3825 जो है ये 3 से विभाजित होगा तो हम 3 ले लेते हैं। देखिए 1 और यहाँ से आपका देखिए 3 दूना को 6, तो यहाँ से 2 हासिल गया जो कि अब इसके आगे लग जाएगा, 2 के आगे लग जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो अब 7 तिरिके 21 और यहाँ से 1 बच के जो जाएगा वो 5 के आगे लगेगा तो 15 हो जाएगा। तो 5 तिरिके 15, तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, फिर देखिए 1 और 2 3 और 3 और 7 10 और 10 और 5 15, मतलब कि 15 जो है वह 3 से विभाजित है। तो यह भी जो संख्या आपकी है ये भी 3 से विभाजित होगी, इसलिए हम इसको 3 से फिर ले जाते हैं। तो आपका प्राप्त होगा 4, 3 दूना को 6 मतलब कि 2 बार जाएगा। एक यहाँ से जो हासिल बचा वो जाके 5 के आगे लगेगा तो हो जाएगा 15, तो यह फिर 5 बार चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब जो यह है 4 और 2 6 और 6 और 5 11, इसका मतलब कि 3 से विभाजित नहीं होगा। तो हम लास्ट में 5 है तो 5 से विभाजित करते हैं। 5 से देखिए 8 × 40, तो यहाँ पर 8 बार चला गया और यहाँ से जो 2 बच गया वो 5 के आगे लगेगा तो 25 हो जाएगा और 5 × 5 = 25। फिर हम 5 से विभाजित करते हैं
तो 1 और यहाँ से 7। फिर हम 17 से विभाजित करते हैं क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। ये 1 तो आपका 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ वह आपका होगा 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। देखिए इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए 3 तो 3 की पावर 1 3 की पावर 1, और जब आधार इसे आधार बोलेंगे तो आधार जब सेम हो ना तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है। कब? जब दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह हो तब। तो इसकी घात 1 और इसकी घात 1, तो 1 और 1 मिलकर आपका 2, ठीक है। और गुणते 5 की घात 2 और गुणते 17। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है आपकी, ठीक। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पाँच 5005, इसका भी गुणनखंड कीजिए। तो देखिए लास्ट में 5 है तो यहाँ से जब कटिए तो 1 और यह शून्य आपका उसी तरह उतर जाएगा और यहाँ से 1, ठीक है। अब देखिए क्या ये 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा। 3 से विभाजित नहीं होगा। 5 से विभाजित होगा? नहीं होगा। 5 के बाद 7 आता है, 7 से देख लीजिए। देखिए यहाँ से 7 एकम में 7, तो यहाँ से 3 बच के आपका जाएगा, इसके आगे 7 चौको 28, यहाँ से 2 बच के जाएगा, यह हो जाएगा आपका 21। इसका मतलब कि 7 से विभाजित है तो 7 से हम ले जाएंगे। तो यहाँ से आपका प्राप्त हुआ 1 और यहाँ से आपका हासिल कितना बचा? 3, तो इसके आगे लगेगा तो 31 हो जाएगा। तो 7 चौके 28, यहाँ से बच के जाएगा आपका 2 और इसके आगे 1 के आगे लगेगा तो 21 हो जाएगा। तो 7 तिरिके 21, ठीक है ना। आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा। यदि मान लीजिए कि देखिए 3 है, अगर एक हासिल इसको चला तो ये 13 बचेगा और एक हासिल खिंच जाएगा तो ये भी 13। इसका मतलब कि बहुत आसानी से कटेगा 13 से, ठीक है। तो 13 से पहले हम देख लेंगे कि जब 13 से कटा तो क्या आ रहा है, 11 आएगा, तो हम 11 से ही पहले काट दें, ठीक। तो 11 से काट देते हैं। देखिए 11 से आप ले जाओगे तो कितना बढ़ जाएगा? 11 एकम में 11, यहाँ से बच के कितना जाएगा? 3, 3 इसके आगे जाएगा 33 हो जाएगा। फिर हम 11 तियाँ 33, ठीक है। अब फिर 13 से विभाजित कर देंगे तो आपका 1, ठीक है। 1 आ गया, इसका मतलब कि गुणनखंड संपन्न हुआ और आपका 5000 जो 5 है इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13। अगला क्वेश्चन 5 देखिए। 5 आपका कितना है? पाँचवा 7429, 7429, इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। देखिए लास्ट में 9 है तो सबसे पहले हम इसके सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। देखिए 7 4 11, 11 2 13, 13 और आपका 9 जो है वो हो जाएगा आपका 13 और 9 आपका 22, ठीक है। तो 22 जो 3 से विभाजित नहीं होगा, तो मतलब कि 3 से विभाजित नहीं है। 7 से देखिए, 7 से 7 से विभाजित नहीं है, तो 7 के बाद बचा 11। देखिए 11, 11 से आपका 11 से विभाजित नहीं है। 17 से देखते हैं। देखिए 17 से 2 ऑप्शन बचता है कि 7 में 3 से गुणा हो जाए तब भी 9 आ सकता है और 7 में 7 से गुणा हो जाए तब भी 9 आ सकता है, तो इससे पॉसिबल है। देखिए यदि नहीं इसके बावजूद बोला तो हम 23 से देखेंगे। देखिए 17 चौका 68 और आपका हासिल बचा 6 और 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, 11 बचा हासिल आपका और 17 सत्ते 119। हाँ 17 से आपका कटेगा, 17 से काट लेते हैं। देखिए 17 चौका 68 तो 4 बढ़ जाएगा, यहाँ से आपका 68 तो हासिल बचा 6 हो जाएगा 62 और आपका 17 तियाँ 51 तो 3 बार चला जाएगा और यहाँ से 51 आपका हासिल यहाँ से बचेगा 11, 11 आपका हासिल बचेगा और हो जाएगा आपका 119 और 119 और 17 का 7 बार पहाड़ा पड़ा जाए तो 119 आ जाता है। तो इतना आपको
437 प्राप्त हुआ। देखिए 437। 19 से देख लेते हैं, 19 अभी ऑप्शन में है तो 19 में यदि हम गुणा करते हैं 9 3 तो 13 का हम गुणा 13 से कटा नहीं है ना, तो 13 से बड़ा लेना पड़ेगा। तो हम 23 से लेके देखते हैं। 3 9 27 को 7 हाथ से लगा 2 और 3 एकम में 3 और 3 2 5 और 9 दूना 18 को 8 हाथ से लगा 1 और 2 एकम में 2 और 3 7 और यहाँ से 13 हाथ से लगा 1 एकदम क्लियर है। आपका 23 बार जाएगा 19 से तो 23 आपका आ गया और 23 एक खुद अभाज्य संख्या है तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 7429 का अभाज्य गुणनखंड जो है वह प्राप्त हुआ 17 गुणित 19 गुणित 23। ठीक, क्लियर ना। ठीक है, इस प्रकार से होगा। आपको देखिए किसी न किसी प्रकार से हिंट लेकर सोच कर ही करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। ठीक है, तो जो दोनों संख्याएं इनका गुणनफल जो है इनके एचसीएफ अर्थात मस और लस के गुणनफल के बराबर है या नहीं, इसकी भी जांच करना है। तो देखिए हम गुणनखंड विधि से इनका निकालेंगे, आप भाग विधि से भी निकाल सकते हो एचसीएफ और एलसीएम। गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो 26 का गुणनखंड कर देते हैं तो 2 से ले जाएंगे सबसे पहले तो 13 और 13 से ले गए तो 1। ठीक है, मतलब कि 26 बराबर 2 गुणित 13 इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम 91 को काटते हैं। देखिए 7 से ले जाते हैं, 7 से तो देखिए 7 एकम में 7, 2 यहाँ से हासिल बच गया और आ गया आपका 3, 7 तरीके 21 होता है। 13 से फिर हम काट देंगे तो आपका आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए 91 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ 7 गुणित 13। ठीक है, देखिए दोनों में उभयनिष्ठ, देखिए दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा वह आपका हो जाएगा एचसीएफ मस। तो मस आपका एचसीएफ आपका मिला कितना, एचसीएफ आपका 26 और 91 का क्या मिला। देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है तो 13 जो है वो दोनों में उपस्थित है तो ये आपका उभयनिष्ठ है। ठीक है, यही आपका कॉमन है तो उसे हम ले लेंगे तो ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। क्लियर। एलसीएम के लिए देखिए जो उभयनिष्ठ है उसे ले लेंगे और जो बचेगा उसे भी ले लेंगे। देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है तो 13 को ले लेंगे। 2 इसमें है तो इसमें नहीं है तो 2 बचा है तो 2 को भी ले लेंगे। एलसीएम में जब रहेगा तब लेना होगा तब। और इसमें 7 बचा है तो 7 को भी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका हो गया 13 और यहाँ से आपका हो गया 13 दूना को 26 और 26 में 7 का गुणा कर देंगे। ठीक, देखिए हमें दोनों पक्षों से करना है ना। 13 गुणित 2 गुणित 7 का जो गुणनफल होगा वह आपका आएगा 182। ठीक ना, तो अब दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह 26 गुणित 91 और यहाँ से इतना प्राप्त हुआ और दाएं पक्ष में जो देखेंगे एलसीएम गुणित एचसीएफ 182 गुणित 13। 182 और 13 का हम गुणनफल देख लेते हैं। 182 और 13 का 3 दूना को 6, 3 8 तरीके 24 को 4 80 लगा 2 और 3 एक में 3 और 2 5। यहाँ से हम कर देंगे 2 8 1, यहाँ से 6, यहाँ से 6 और यहाँ से देखिए आपको कितना मिला 8 5 13, 13 को 3 हासिल लगा 1, यहाँ से 2। ठीक है, 2366। देखिए तब यहाँ से कितना मिला आपका 2366। ठीक है, देखिए अब जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, या और लिख सकते हो आप अर्थात
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम गुणित एचसीएफ। ठीक है, दूसरा आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से होगा। तीसरा मैं बता दे रहा हूँ, आप भी करते रहिएगा। ठीक है, मैथ वही चीज़ है कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक उतना मज़ा नहीं है। कहानी के टाइप आप सुनते चले जाओगे, देखते चले जाओगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा उतना अधिक। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप खुद से प्रैक्टिस करिए। मैथ को खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी बढ़िया है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। 336 और 54। तो हम गुणनखंड कर लेंगे पहले 336 का। देखिए लास्ट में क्या सम संख्या है, तो इसका मतलब कि 2 से विभाजित होगा। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो 2 है, तो उसे हम ले लेते हैं। तो एक बार जाएगा, 2 एकम में 2, यहाँ से 1 बचा 13 हो गया। हम 6 बार लेके चले जाएंगे 12, एक यहाँ से फिर बचा हो जाएगा 16, आपका 8 बार चला जाएगा। फिर सम आया, फिर 2 से ले जाएंगे, तो यहाँ से 8, 8 दूना को 16, और यहाँ से आपका 4, 2 से ले जाएंगे, यहाँ से आपका 4, यहाँ से 2। ठीक है, फिर हम 2 से लेके ले जाएंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 21। ठीक है, अब इसे 3 से ले जाइए, तो यहाँ से 7, फिर 7 से ले जाइए तो 1। ठीक है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ 336 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ वो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। 54 का देख लीजिए, 2 से ले जाइए, तो यहाँ से आपका 2, और यहाँ से आपका 7, फिर 3 से ले जाते हैं तो 9, और फिर 3 से ले जाते हैं तो 3, फिर 3 से ले जाएंगे तो 1। ठीक है, मतलब कि 54 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ वह 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे हम। एलसीएम में जो उभयनिष्ठ है उसे एक बार, और जो बच रहा है उसको भी शामिल कर लेंगे। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम एक बार 2 लिख लेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ इसमें नहीं है, तब भी हम 2 उतार लेंगे क्योंकि ये बचा। अब देखिए यहाँ पे भी अभी जो है यह भी बच रहा है, और यह भी 2 बच रहा है, इसमें नहीं है तो बच रहा है, तो इसको फिर हम उतार लेंगे। ठीक है, देखिए 3 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका 3 और इसके 3 के स्थान पे बस एक ही हो जाएगा, 3 यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 है मगर यहाँ पर नहीं है, तो यह 3 यहाँ पे उतर जाएगा। इसी प्रकार से यह भी बचा, तो यह भी 3 उतर जाएगा। इसमें 7 है, इसमें नहीं है, तो यह 7 बचा है, तो 7 यहाँ उतर जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम जो आपका हो जाएगा 2 दूना को 4, 4 दूना को 8, 8 दूना को 16, 16 तिहाई आपका 16 तिया 48। तो 48 गुणते यहाँ पे आप देख लीजिए 7 तरीके 21, और 21 तिया 63, तो 63। तो 48 और 63 का हम गुणा कर देते हैं। देखिए 48 और 63 का हम गुणा कर देते हैं। 8 तरीके 24 को 4 80 लगा 2, और 4 तरीके 12, 12 तो 14 को 8 छके 48 को 8 हासिल लगा 4, अच्छा चौके 24, 24 और 4 28, 4 और यहाँ से 12 हासिल लगा 1, इसको आप दे दोगे। देखिए 9 और 1 10 हासिल लगा 1, यहाँ से आपका 3, 3024, 3024। तो जो एलसीएम आपका प्राप्त हुआ वह 3024 प्राप्त हुआ। ठीक है, एचसीएफ हम देख लेते हैं। देखिए एचसीएफ में देखिए जो उभयनिष्ठ है केवल हमें उसी लेना है, मतलब कि दोनों में जो उपलब्ध है, दोनों में जो हों उसी को लेना है। देखिए यह 2 और इस 2 को उभयनिष्ठ है, तो 1 2 हम बस ले लेंगे। ठीक, तो बराबर 1 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 है मगर इसमें नहीं है, तो अब नहीं लेंगे। यहाँ पर 3 है, इसमें 3 है, तो 1 3 आपका फिर मिल जाएगा। अब बताइए इसमें 3 तो है मगर इसमें नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। दोनों में रहेगा तभी ले पाएंगे। तो अब 7
तो इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो बचा आपका, तो इसका जो एचसीएफ है वो आपका प्राप्त हुआ कितना, 2/6। ठीक है ना। देखिए अब दोनों संख्याओं का गुणनफल जो प्राप्त हुआ वो देखिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल वह आपका प्राप्त होगा 3024 से गुणित 6 बराबर, देखिए 6 चौके 24 को 4 80 लगा 2, और 6 दूना को 12, 12 और ये 2, 14 को 4 हासिल लगा 1, और 6 जीरो का गुणा 0 और 1 हासिल यहाँ पे उतर जाएगा, अच्छा 3 18। ठीक है ना, 18,144 आपका प्राप्त हुआ। अब एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल देख लेते हैं। एलसीएम गुणते एचसीएफ, सॉरी ये तो एलसीएम गुणते एचसीएफ हो गया, यही एलसीएम गुणते एचसीएफ है। ठीक है, अब दो संख्याओं का हम गुणनफल देख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, या दोनों लिख लीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं, एक संख्या था 336 और दूसरा संख्या था 54। ठीक है, 336 और 54 का हम गुणा कर देते हैं। 6 चौके 24 को 4 80 लगा 2, 4 तिरिके 12, 12 2, 14 को 4 80 लगा 1, और 4 तिरिके 12, 12 और 1 13, 5 छक्का 30 80 लगा 3, 5 तिरिके 15, 3 18 80 लगा 1, 5 तिरिके 15, 15 और 1 16, यहाँ पे उतर गया आपका, यहाँ से 4, यहाँ से 4 और 8 3 आपका 11, तो 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 1 7 और 1 8 और यहाँ पे 1, 18,144। देख रहे हैं कि दोनों पक्ष आपका क्या हुआ, बराबर आ गया, 18,144। ठीक है, मतलब कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, 12 15 और 21 का। देखिए तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, तो सबसे पहले तीनों का हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से आपका 12, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड देखिए, तो 2 से काटिए तो आया 6, फिर 2 से काटिए आया 3, फिर 3 से काट दीजिए आया 1। ठीक है, यह संपन्न हुआ। ठीक, मतलब कि 12 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 3। अब 15 का कर लीजिए, देखिए 3 से काटिए आया 5, 5 से काटिए आया 1, ये भी संपन्न हुआ। तो मतलब कि 15 बराबर 3 गुणते 5। 21 का कर लीजिए, 3 से काटिए आया 7, 7 से काट दीजिए आया 1। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। तो 21 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ 3 गुणते 7 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देख लीजिए कि इसमें जो है एचसीएफ के लिए देखिए, तीनों में कौन सा अंक जो है उभयनिष्ठ है। 2 इसमें है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसका मतलब कि उभयनिष्ठ, तीनों में 2 जो है उभयनिष्ठ नहीं है। तो 3 को देख लीजिए, तो 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, मतलब कि तीनों में 3 है, तो इसका मतलब कि तीनों में 3 जो है उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब जो एचसीएफ है तीनों से, तीनों के लिए जो एचसीएफ है वह एचसीएफ आपका होगा 3। ठीक है, देखिए और एक बात आती है महत्तम घात से। ठीक है, इसकी देखिए, इसमें और इसमें और इसमें जिसकी महत्तम घात है, ठीक है, उसी को हम ले लेंगे। उभयनिष्ठ होना चाहिए, मतलब कि तीनों में हो और महत्तम घात। तो यहाँ पे वो बात आएगा ही नहीं कि आपको महत्तम घात देखनी पड़े, बस आपको यहाँ पे उभयनिष्ठ देख लेंगे तभी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर 3। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 3 की पावर 3 होता, यहाँ पे 3 की पावर 2 होता, यहाँ पे 3 होता,
तब आपको यहाँ पे उसकी न्यूनतम घात देखनी पड़ती है। ठीक है, न्यूनतम घात देखें, न्यूनतम घात किस में देखें, एचसीएफ में, और अधिकतम घात किस में देखेंगे, एलसीएम में। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं एलसीएम। देखिए एलसीएम में जो उभयनिष्ठ है उसे हम एक बार लिख लेंगे, और जो बाकी उभयनिष्ठ नहीं है उन्हें हम उतार लेंगे। देखिए दो, दो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो एक बार दो आपका लिखा जाएगा। इस वाले दो को देखिए, इसमें तो है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो फिर यहाँ पे दो लिखा जाएगा। देखिए तीन इसमें भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। इसका मतलब कि इन तीनों से बस एक तीन यहाँ पर आपका लिखा जाएगा। ठीक है, और देखिए अब इसमें पाँच ये ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। इसमें पाँच है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो मतलब कि पाँच लिखा लिया जाएगा। बचा है तो सात जो बचा है वह भी लिख लिया जाएगा। ठीक है, और दो, दो दूना को चार, चार तिरी के बारह, बारह पचे साठ, और साठ, साठ सत्ते 420। ठीक है, आपका एचसीएफ प्राप्त हुआ 3 और एलसीएम प्राप्त हुआ 420। दूसरा देखिए 17, 23 और 29 का। तो 17 का गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि 17 एक खुद अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। 23 का भी नहीं हो सकता, और आपका रहा 29, तो 29 का भी नहीं हो सकता। ठीक है, 29 का भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये खुद अभाज्य संख्या, कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो इनको विभाजित करे। तो इनका कैसे हो सकता है बताइए आप? तो नहीं हो सकता। अब ये भी समझिए कि ऐसा कोई संख्या है ही नहीं जो इनको विभाजित करे। इनका मतलब है कि कोई ऐसी संख्या होगी ही नहीं जो इनमें उभयनिष्ठ हो। ठीक है, तो जब नहीं है तो इसका एचसीएफ जो है असंभव है। इनका एचसीएफ जो है 17 का, 23 का और 29 का, ये क्या है? असंभव। ठीक है, और देखिए एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम में एक तथ्य बताया गया था कि अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये तीनों अभाज्य संख्या हैं, तो इन तीनों को आप गुणा कर दीजिए तो इनका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। क्लियर? 17 गुणते 23 गुणते 29। ठीक है, यही इसका जो होगा, अब गुणा कर देंगे तो एलसीएम इसका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा का तीसरा 8, 9 और 25 का। देखिए देखिए मैं तो इसको देखकर उसी तरह बता दे रहा हूँ कि इसका जो एचसीएफ होगा वो असंभव है। ठीक है, मतलब कि आपको एचसीएफ कुछ प्राप्त नहीं होगा। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो तीनों को विभाजित करे, तो एचसीएफ इसका नहीं हो पाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देखिए अब मैं इसको, देखिए ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, 8 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, फिर मैं कैसे बता रहा हूँ कि इनका एचसीएफ नहीं है? ठीक है, यह भी अभाज्य संख्या नहीं है, यह भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो फिर मैं कैसे बता रहा हूँ? देखिए अब यहाँ पे जो मेथड है वह अभाज्य का है। मतलब है कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित करे। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे अभाज्य। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित करे, तो इसका एचसीएफ नहीं मिल सकता। ठीक है, एलसीएम की बात समझिए। अब तीनों अभाज्य संख्या हैं, तो तीनों को यदि आप गुणा कर दोगे तो इनका एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इस चीज़ को हम इसी तरह समझ लेते हैं। ठीक है, इनको करेंगे, जैसे कि मान लीजिएगा आप गुणनखंड ही करते हो इसका, तो 8 है तो यहाँ से मिलेगा 2, 2 से ले जाएंगे आ जाएगा 4, 2 से ले जाएंगे आ जाएगा 2। ठीक है, 2 से ले जाएंगे 1 आ गया। तो 8 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 2, और 9 है तो 3 से कर देंगे तो आ जाएगा 3, 3 से कर देंगे आ जाएगा आ गया। तो 9 बराबर 3 गुणते 3। ठीक है, 25 का आप कर लीजिए, 5 से तो 5 और 5 से 5 1, तो 25 बराबर 5 गुणते 5। ठीक है, अब देखिए, अब बताइए इसमें क्या कोई ऐसा अंक है जो तीनों में हो? नहीं है, तो इसका मतलब कि एचसीएफ तो मिलेगा नहीं। अब
किसी दो में देख लीजिए कि कोई उभयनिष्ठ मिला है, किसी दो में, इसमें किसी में दो में उभयनिष्ठ कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो मतलब कि सब अभाज्य है। मतलब कि इस लौसा में इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा और इसको भी लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 8, 9 और 25 का एचसीएफ जो होगा, चूंकि इसमें जो है कुछ भी इनके गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिला है, इसलिए इनका जो एचसीएफ होगा वह 1 होगा। तो एचसीएफ 8, 9 और 25 का जो एचसीएफ होगा वह 1 है, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिला है, तो 1 हम लेंगे। ठीक है। और जो एलसीएम होगा, एलसीएम 8, 9 और 25 का, वह 8 गुणते 9 गुणते 25, 25 अठे 200। देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका, एचसीएफ जो है 360, अरे 306, 306 और 657 का जो एचसीएफ है आपका 9 है, और दिया है कि एलसीएम जो है 306 और 657 का एलसीएम जो है वो आपको ज्ञात करना है, एचसीएफ दिया है। ठीक है। तो इसके लिए हम देखिए सूत्र से बहुत आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है तो कर लेंगे। तो देखिए आपका सूत्र जो है वह आपका है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ। ठीक है। तो हम लिख लेंगे पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, बराबर दोनों संख्याओं का लॉस गुणते मौस। ठीक है। दोनों संख्याओं का जो है लॉस गुणते मौस। ठीक है। इस तरह भी कर सकते हो आप, दोनों संख्याओं का लॉस गुणते मौस। देखिए पहली संख्या क्या है आपका 306, पहली संख्या है कि जो 306 और दूसरी संख्या है 657, बराबर देखिए दोनों संख्याओं का जो लॉस है आपका कितना है ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि x है और गुणते मौसा जो है आपका है 9 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर रख देंगे 9 को विभाजित कर, 9 को 95 कर दीजिए, तो x बराबर 306 गुणते 657 बटा में 9। देखिए 3 से इसे काटिए तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 0 और यहाँ से 2। ठीक है। और यहाँ पे आपका बचा 3, फिर यहाँ से 3 से विभाजित होगा, जिसे इसे देख लेते हैं, थोड़ा सॉल्व और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए 6, 5, 11 और 11, 7, 18, मतलब कि 3 से विभाजित है तो काटिए इसे, 2 और यहाँ से 1 और यहाँ से आपका 2 बच गया, तो मतलब कि 9। ठीक है। अब x बराबर आपका मिल जाएगा 219 और 102 का गुणा कर दें तो 219 गुणते 102। देखिए 2 नवा 18 को 8, हंसी लगा 1, 2 एक में 2 और 1 3 और 2 दूना को 4, यहाँ से 0 0 0 और यहाँ से आपका 219, 8 3 3, हंसी लगा 1 और यहाँ से आपका 2 और यहाँ से आपका 2, मतलब कि 22,338, 22,338। ठीक है। ये आपका लॉस हो गया। ठीक है। इसके बराबर हम लॉस लिख लेते हैं। ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब यह है कि 6 की पावर जो n है, 6 की घात जो n है, इसका जब हम विस्तार करेंगे, जब इसे हम घात से मुक्त करेंगे, घात हटाएंगे, इसका विस्तार करेंगे, तब जो लास्ट का इकाई का अंक क्या वह शून्य आएगा। देखिए किसी घातीय संख्या के विस्तार से प्राप्त संख्या का इकाई का अंक शून्य शून्य तब प्राप्त होता है जब
उसका जब उसके अभाज्य अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में 10 अर्थात 2 × 5 विद्यमान हो देखिए कोई भी जैसे कि यही है तो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें जो अभाज्य संख्या है 2 और 5 यदि उपस्थित होंगी तभी यह पॉसिबल है कि इसका जब हम विस्तार करें तो इकाई का अंक जो है वो शून्य आएगा। तो अब हम इसका देखते हैं अभाज्य गुणनखंड करके कि 6 की घाते n बराबर, तो देखिए 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक। और एक सूत्र होता है यदि a × m की पावर a × b की पावर यदि m हो तो इसके बराबर हम a की पावर m और गुणते b की पावर m हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा 2 की पावर n गुणते 3 की पावर n। अब देखिए इसमें अभाज्य संख्या 2 तो है मगर 5 नहीं है, इसलिए 6 की घाते n के विस्तार में, या इसी का शब्द लिख देते हैं 6 की घाते n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ठीक है। तो हम चलिए लिखते हैं, इसलिए 6 की घाते n के विस्तार से प्राप्त संख्या का इकाई का अंक शून्य नहीं होगा, अर्थात शून्य पर समाप्त नहीं होगा, नहीं हो सकता, ठीक ना। देखिए कोई भी संख्या, उससे पहले भी एक क्वेश्चन था उसको समझाया था कि कोई भी यदि संख्या है तो उसका विस्तार आप करेंगे जैसे कि इस तरह घातीय रूप में हो, 6 की घाते n, 5 की घाते n, ठीक है, 10 की घाते n, 10 की घाते n होता तो वह तो आपको क्लियर दिख रहा है कि उसके लास्ट का अंक शून्य आएगा। तो घातीय रूप में हो जब आप उसका विस्तार करेंगे तो इकाई का अंक शून्य आएगा या नहीं आएगा। तो उसकी देखिए यदि उसकी अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 × 5 है, ठीक है, कोई घात, 2 की घात कोई हो, 5 की घात कोई हो, मगर 10 उसमें यदि उपस्थित हो तो इकाई का अंक निश्चित रूप से शून्य आएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन 6 को देखते हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है। देखिए यह संख्या और यह संख्या भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या आप जानते हैं कि किन्हें कहते हैं, वह संख्याएं जो किन्हीं अन्य अंक से या संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। तो देखिए क्यों विभाजित है इसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए 7 × 11 × 13 + 13 है, तो इसमें से यदि आप देखिए ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ से 13 और यहाँ से 13 को हम कॉमन ले सकते हैं, और जब कॉमन लेंगे तो वो गुणा के रूप में आ जाएगा, गुणज के रूप में आ जाएगा, इसका अर्थ है कि वो 13 से विभाजित होगा, तो इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस है तो उसके बाद 5 है, तो 5 और यहाँ से 5 को आप कॉमन ले लेंगे तो फिर यही सिचुएशन, दोनों स्थिति वही प्राप्त आपको हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी क्या है, भाज्य संख्या है। देखिए दिखाता हूँ, 7 × 11 × 13 + 13, इसको हम 13 कॉमन लेकर इस तरह लिख सकते हैं, 7 × 11 + 1, ठीक है ना। और दूसरा देखिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, यहाँ से भी 5 कॉमन ले लीजिए। देखिए 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और +1, ठीक है। तो यह भी देख सकते हैं। तो इसमें बोलेंगे कि 7 × 11 × 13 + 13 तथा 7 × 6 × 5 × 4 × 2 और +5 दोनों संख्याओं का गुणनखंड करने पर क्रमशः गुणज 13,5 प्राप्त हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि ये दोनों संख्याएं एक 13 से तथा
दूसरी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसलिए ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए, जो सोनिया को जो समय लग रहा है एक चक्कर में, वह कितना है? 18 मिनट। ठीक। और रवि को जो समय लग रहा है वो 12 मिनट। ठीक है। देखिए, कोई वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए कि वह यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक, एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो सोनिया भी इधर को दौड़ी और रवि भी। ठीक है। तो दोनों इधर जा रहे हैं, यहाँ से एक चक्कर लगाने से। एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लग रहा है। ठीक। अब पूछा जा रहा है कि यह दोनों यहीं से प्रारंभ करते हैं और देखिए इनकी एक चक्कर में जो समय लग रहा है वह अंतर है। इसका मतलब उनके स्पीड में भी अंतर है। तो मान लीजिए कि कोई चलते चलते कोई ऐसा समय आएगा कि रवि यहाँ पर होगा तो सोनिया यहाँ पर होगी। ठीक है। तो आगे पीछे के डिस्टेंस उनका होगा, कोई आगे होगा और कोई पीछे होगा। मगर एक समय ऐसा आएगा कि फिर वह चक्कर पूरा करते अपना दौड़ते दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है। देखिए कैसे। देखिए, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है ना एक चक्कर में, और रवि को जो लग रहा है 12 मिनट लग रहा है। ठीक। तो सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगी। 18 मिनट बीता तो सोनिया का एक चक्कर पूरा। 18 दूना को 36, 36 मिनट बीता तो दूसरा चक्कर पूरा। और 54 मिनट बीता तो तीसरा चक्कर पूरा। 72 मिनट बीता तो चौथा चक्कर पूरा सोनिया का। तो इस प्रकार से उसको जो है, जैसे कि 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है तो इस हिसाब से पता कर सकते हो कि जैसे कि चौथा चक्कर कितने मिनट में लगाएगी। तो 18 चौका 72, तो 72 मिनट लगेगा। ठीक है। इसी प्रकार से रवि का जो है, तो रवि का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेगा, तो दूसरा चक्कर लगाने में 24 मिनट लेगा। तीसरा चक्कर कब उसका पूरा होगा? तो 12×3 = 36, तो 36 मिनट जब बीतेगा तो तीसरा चक्कर पूरा हो जाएगा। 12 चौको 48, तो चौथा चक्कर जो होगा वह 48 मिनट में पूरा होगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से करते करते एक ऐसा समय बीतेगा और उस समय पर इन दोनों का चक्कर जो है ना, चक्कर जो है इनका पूर्ण हो जाएगा। अब पूर्ण हो जाएगा तो वह चक्कर कहाँ पर इनका समाप्त हो रहा है, कहाँ से काउंटिंग हो रहा है? यहाँ से हो रहा है। ठीक है। तो जैसे ही इनका चक्कर का संख्या एक नंबर आएगा, प्राकृतिक नंबर आएगा, तो ठीक हुआ यहीं पर दोनों आएंगे। ठीक है। तो कुछ एक ऐसा समय का हमें प्राप्ति करना है कि जिसके बीतने के पश्चात ये दोनों कहाँ पे मौजूद हो, यहाँ पर मौजूद हो। ठीक है। जैसे कि मैं देखिए अभी दिखा दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल में अंक छोटे छोटे लिए गए हैं सिंपल से। इस तरह देखिए कि 12 दूना को, देखिए 12 दूना को 24, 12×3 = 36, तो 12 में 3 से गुणा किए 36 आ गया, तो 36। और 18 दूना को 36, मतलब कि सोनिया का आदि 36 मिनट उसको दौड़ने के लिए दिया जाए तो उसका 2 चक्कर पूरा हो जाएगा। और वो कहाँ पे एक चक्कर लगाई, यहाँ पर आई, फिर दूसरा चक्कर में फिर यहीं पर आएगी। ठीक है। अब रवि का देखिए 12 मिनट बीता, फिर एक चक्कर पूरा किया। 24 मिनट बीता, दूसरा चक्कर पूरा किया। 36 मिनट बीता, तीसरा चक्कर पूरा किया। तो रवि ने तीसरे चक्कर में यहाँ पर आया और सोनिया ने दूसरे चक्कर में यहाँ पर आया। ठीक है। तो 36 मिनट जब बीता तब ना ये दोनों यहाँ पर आए, तो 36 मिनट बाद ये दोनों फिर पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है। 36 मिनट बाद देखिए यह अंक था, हमने पहाड़ा कर करके हमने इसको उस प्रकार समझ लिया। मतलब कि गणित में इसको हम कैसे करेंगे ये देखिए। अब आपको समझना होगा कि इसका लसा होगा कि मसा होगा। जरा ध्यान से देखिए। अब समझिए, देखिए 12 का जो है, 12 का है एक ऐसा समय है। ठीक है। एक ऐसा समय है कि जिसके बीतने के पश्चात रवि का चक्कर पूरा हो जा रहा है। ठीक है। रवि का जो चक्रों की संख्या है, चक्रों की संख्या जो एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ठीक है। और होंगी भी। तो सोनिया के चक्कर, ठीक है, तो एक ऐसा समय बीतेगा जिस समय पर इनका चक्कर क्या होगा, पूरा होगा। वह चक्कर क्या है, इनके गुणज हैं। देखिए 12 के वो गुणज होंगे। ठीक है। 12 में आप गुणा करिए एक का, तो एक चक्कर तो 12 मिनट, फिर दूसरा, तो जो आपका वो समय होगा कि उतना बीतने के पश्चात ये दोनों चक्कर मतलब कि दौड़ते हुए एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो वह जो समय है उतना बीतने के पश्चात, इसका मतलब है कि उस समय को ये दोनों जो हैं पृथक पृथक विभाजित करेंगे।
पृथक पृथक क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाई दिया कि 36, तो 36 मिनट बाद इसका 2 चक्कर और इसका 3 चक्कर पूरा होगा और दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि 18 जो है वो 36 को विभाजित करेगा और 12 भी 36 को विभाजित करेगा। अब जरा सुनिए, मेरी परिभाषा से जोड़िए, मैंने इसको बताया है। ठीक है, कि न्यूनतम संख्या वह न्यूनतम संख्या जो किसी दो संख्याओं से पृथक पृथक विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम उन दोनों संख्याओं का मौसा कहते हैं, सॉरी लसा कहते हैं। मसा नहीं, लसा कहते हैं। क्या कहते हैं? लसा। दो संख्याएं किसी संख्या को, न्यूनतम संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है, तो वह संख्या जिसको विभाजित करेंगे वह संख्या इन दोनों संख्याओं का लसा कहलाएगा। तो अब देखिए, तो हमें एक ऐसी संख्या चाहिए, ठीक है, वह समय चाहिए, मतलब कि एक ऐसी संख्या चाहिए जिसको दोनों क्या है, पूर्णतः विभाजित करें पृथक पृथक। इसका मतलब कि इन दोनों का हमें क्या चाहिए, लसा चाहिए। कंफर्म हुआ ना कि क्या निकालना था, लसा निकालना था कि मसा? आप समझ में आया ना कि लसा निकालना था कि मसा? ठीक है, यही चीज समझना है, कंपटीशन की यही चीज है, क्वेश्चन को घुमा फिरा देंगे और आपको समझना होगा कि कहाँ लसा निकालना, कहाँ मत। कॉन्सेप्ट सीखिए, बाकी को छोड़िए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि हमने समझा कि यह हमें चाहिए और यह चाहिए, तो कैसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें लसा निकालना पड़ेगा। एक ऐसा समय है, एक निश्चित समय है जिसके बीतने के पश्चात ये दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, और वह जो समय बीतेगा, वह समय जो होगा वह दोनों से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, और भाग देने पर जो भागफल आएगा वो क्या होगा, वह चक्रों की संख्या होगा। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय या पेपर में आ जाए तो लिखते समय ये थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा कि सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 18 मिनट, रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 12 मिनट। वह समय जिसके बीतने के पश्चात जिस स्थान से दौड़ना प्रारंभ किए हैं उसी स्थान पर मिलेंगे। वह समय दोनों को चक्कर पूरा करने में लगे समय के लसा से प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब दोनों 18 और 12 का हम लसा निकाल लेते हैं। ठीक है, लसा निकाल लीजिए। देखिए, यहाँ हमें लसा निकालना है तो हम कोई भी विधि यूज कर सकते हैं। ठीक, देखिए, हम यहाँ भाग विधि यूज कर लेते हैं। 2 से हमने काटे, आया आपका 9, यहाँ से 6, फिर 2 से काटे, यहाँ से आया 3, फिर 3 से काटे, यहाँ से 3, यहाँ से 1, 3 से काटे 1। देखिए, 2 दूना को 4, 4 तिरिके 12, अब 12 तिहाई 36। ठीक है, तो जो लसा है आपका एलसीएम कितना का, 18 और 12 का, वह आपका प्राप्त हुआ 36। अर्थात 36 मिनट बाद सोनिया तथा रवि उसी स्थान पर मिलेंगे जिस स्थान से दौड़ना प्रारंभ किए थे। ठीक है, और यह प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन इसके यहीं समाप्त